देखो मैं तुमसे एकदम सिंपल सवाल पूछता हूँ, अभी इस वक्त एआई की दुनिया में सबसे ऊपर कौन है? तुम सोच रहे होगे ऑब्वियसली वो कंपनी जिसके आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, जिसका आंसर है चैट जीपीटी। बिकॉज आज के टाइम पे उनके 900 मिलियन से ज्यादा वीकली एक्टिव यूजर्स हैं। ये वही कंपनी है जिसने दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट एवर बनाया। बट अपेरेंटली ये नंबर गलत है, क्योंकि चैट जीपीटी यानी कि ओपन एआई इज नंबर 2। अब अगेन ये सुन के तुम्हारे दिमाग में एक और क्वेश्चन आया होगा कि हाँ यार ठीक है, जो कंपनी नंबर 1 होगी उसके थोड़े से ही कम यूजर्स होंगे, शायद जेमिनाई हो, शायद परप्लेक्सिटी हो। लेकिन अपेरेंटली ये सारे आंसर्स भी गलत है, क्योंकि जो कंपनी रेवेन्यू में नंबर 1 है उस कंपनी के आज चैट जीपीटी से लगभग 30x कम यूजर्स हैं, लेकिन तभी रेवेन्यू ओपन एआई से ज्यादा है। अगर तुम ये टेबल देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि आज के टाइम पे चैट जीपीटी के लगभग 900 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जेमिनाई के लगभग 150 से 250 मिलियन, परप्लेक्सिटी के लगभग 78 मिलियन, क्लॉड की 30 से 50 मिलियन। लेकिन फिर अप्रैल 2026 में पहली बार इसी कंपनी ने ओपन एआई के रेवेन्यू को पीछे छोड़ दिया। जो कंपनी आज एआई की रेस में इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू सबसे आगे है वो है नो अदर देन क्लॉड यानी कि एंट्रोपिक। क्लॉड ने ऑलरेडी ओपन एआई को पीछे छोड़ दिया है और ये कोई एस्टिमेशंस नहीं है, ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। और अब आज के टाइम पे ये सेम कंपनी एंट्रोपिक आईपीओ फाइल करने जा रही है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1 ट्रिलियन। अगर तुम्हें बताऊं कि ये नंबर कितना बड़ा है तो 333 फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन, 200 जेप्टोस की वैल्यूएशन या 100 लेंसकार्ट की वैल्यूएशन जब कंबाइन करोगे तब जाके ये नंबर आता है। तो अब यहाँ पे सवाल ये नहीं रह गया है क्या क्लॉड आगे है या नहीं, सवाल यहाँ पे ये पहुंच गया है कि क्लॉड ने ऐसा एग्जैक्टली क्या किया जो चैट जीपीटी नहीं कर पाया, और क्या चैट जीपीटी धीरे धीरे मरने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब दुनिया और बड़ी बड़ी कंपनीज यूजर्स गिन रहे थे, क्लॉड सस्टेनेबल रेवेन्यू बिल्ड करने के लिए अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहा था। और उन्होंने ऐसा क्या सिस्टम ऑप्टिमाइज किया जो बाकी कोई एआई नहीं कर पाया। आज इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिकोड करने वाले हैं। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको ऐसे ही बिजनेस का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का इन डेप्थ कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। एंड नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। Anthropic has seen a surge in demand for its products that has had a real impact on its bottom line. And its revenue is on track to reach $47 billion this year. Rival OpenAI, which created ChatGPT, still hasn't turned a profit. तो सबसे पहले हम ओपन एआई के FY25 के एक नंबर को देखते हैं जो काफी सारी पिक्चर खुद एक्सप्लेन कर देता है। कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग $13.1 बिलियन था और जो टोटल स्पेंडिंग थी वो लगभग $22 बिलियन की थी, यानी कि नेट लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली $9 बिलियन। मतलब हर $1 कमाने के लिए कंपनी $1.69 बर्न कर रही थी। और ये चीज आज हो रही है, तब हो रही है जब चैट जीपीटी दुनिया का सबसे पॉपुलर एआई प्रोडक्ट है। अब ऐसा एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ये चीज समझने के लिए मैं तुम्हें 3 रीजन बताता हूँ। पहला, द कर्स ऑफ फ्री यूजर्स। देखो आज के टाइम पे चैट जीपीटी के लगभग 900 मिलियन से ज्यादा एक्टिव वीकली यूजर्स हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है 95% लोग जो ये ऐप को यूज कर रहे हैं, एआई को यूज कर रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं देता है। तो बेसिकली लोगों के लिए तो फ्री है यूज करना, लेकिन ओपन एआई एज ए कंपनी के लिए ये चीज फ्री नहीं है। बिकॉज हर एक फ्री कॉन्वर्सेशन में रियल जीपीयूज यूज होते हैं, रियल सर्वर्स यूज होते हैं, रियल इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है जिसमें पैसा लगता है। सो बेसिकली ओपन एआई एसेंशियली दुनिया का एआई यूजेज सब्सिडाइज कर रहा है अपनी पॉकेट से, विद द होप दैट हम लोग जितने ज्यादा वायरल होंगे हमारा रेवेन्यू भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। सेकंड रीजन, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द मॉडल। एंड नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू द नंबर्स, ओपन एआई का प्रोजेक्टेड ट्रेनिंग कॉस्ट फॉर वन सिंगल ईयर इन 2030 इज अप्रोक्सीमेटली $125 बिलियन और एंट्रोपिक का उस सेम पीरियड के लिए है लगभग $30 बिलियन। कॉस्ट में लगभग 4 गुना का फर्क है। अब अगर तुम सोचो कि ऐसा एग्जैक्टली क्यों है, तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ओपन एआई हर एक चीज में आगे रहना चाहता है, भले ही वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो, इंटरप्राइज हो, रिसर्च हो। उनके पास कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, वो हर जगह अपनी रिसोर्सेज को स्प्रेड आउट कर रहे हैं। तीसरा रीजन, द अलाइनमेंट कॉस्ट। देखो जब भी कोई एआई एलएलएम बनता है तो ये बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है कि वो चीज सेफ हो, यानी इंश्योर करना कि वो गलत चीजें सजेस्ट ना करें, और ये चीज करने के लिए एक मेजर ऑन गोइंग एक्सपेंस होता है कंपनी में। और अगर अब तुम ये सोचो कि यार ये सेम चीज एंट्रोपिक के साथ भी तो होती होगी, उनको भी तो सेम कॉस्ट आएगी, तो आंसर है नहीं आएगी, लेकिन उस लेवल पे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन यू एग्जैक्टली हाउ। देखो ओपन एआई ने अपने मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो मॉडल यूज किया है उसका नाम है RLHF, यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो कंपनी होती है वो हजारों ह्यूमंस को हायर करती है, उन्हें एआई के रिस्पॉन्सेज दिखाती है, उसको रैंकिंग दो कि कौन सा रिस्पॉन्स एक्सेप्टेबल है, कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं है, कौन सी चीज नहीं बोलनी चाहिए, क्या चीज बोलनी चाहिए। देखो अब ये मॉडल काम तो करता है, लेकिन
बिजनेस के 4 मेजर ड्रॉबैक्स हैं। पहला, बहुत ज्यादा ह्यूमन इंटेंसिव है, आपको हजारों लाखों लोग हायर करने पड़ते हैं रेटिंग्स देने के लिए। सेकंड, प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, ज्यादा ह्यूमंस हायर करोगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कम करोगे तो प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तीसरी चीज, बायसनेस, मतलब जो ह्यूमंस इसे रेट कर रहे हैं उन्हीं की सोच कहीं ना कहीं उन रिस्पॉन्सेज में रिफ्लेक्ट होगी। अगर चैट जीपीटी तुम्हें 3 रिस्पॉन्सेज दे, हो सकता है तुम्हें पहला पसंद आए, लेकिन जो बंदा रेट कर रहा है हो सकता है उसे ऑप्शन नंबर 1 सबसे बेकार लगे और ऑप्शन नंबर 2 या 3 बेटर लगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे मॉडल में एक बायसनेस एग्जिस्ट करेगी। चौथा, जब भी एआई कोई एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जो ह्यूमन चेक ही नहीं कर सकते, तो ये जो पूरा मॉडल है ये काम ही नहीं कर पाएगा। जो रेटर है उसी को नहीं पता होगा कि भाई मैं इस चीज को जज कैसे करूं। तो ओपनएआई का ये पूरा अलाइनमेंट मॉडल काम तो करता है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी स्केल करेगी उनका वॉलेट वैसे वैसे ही खाली होता रहेगा, बिकॉज कॉस्ट भी बढ़ती रहेगी। तो हम समझते हैं कि क्लॉड ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट है वो ओपनएआई से काफी कम है। पर जिसके पहले हम उस पर आगे बढ़े, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर टुडेज स्पॉन्सर वेस्टेड। अभी हम बात कर रहे हैं ओपनएआई की, क्लॉड की, एप्पल की, सैमसंग की, लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे, ये जितनी भी कंपनीज एआई रिवॉल्यूशन में सबसे आगे हैं, इनमें से कोई भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ही नहीं है। तो एक इंडियन इन्वेस्टर क्या करे, बाहर से बैठ के बस देखते रहे? आंसर है नहीं, क्योंकि फॉरेन मार्केट्स में आज के टाइम पे इन्वेस्ट करने का रास्ता एग्जिस्ट करता है, बस काफी सारे लोगों को ढंग से पता नहीं है। वेस्टेड एक ग्लोबल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बनाया गया है, जो अपने आप को सिर्फ इंडियन मार्केट्स तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते और जो बियॉन्ड द बॉर्डर सोचना चाहते हैं। देखो, वेस्टेड के थ्रू आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, जैसे Amazon, गूगल, एनवीडिया, मेटा, एप्पल, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग नहीं करनी तो आप S&P 500 और Nasdaq 100 जैसे ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और पूरे यूएस इकोनॉमी में एक्सपोजर ले सकते हो। और एक चीज, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगते होंगे, तो आंसर है नहीं, क्योंकि आप इस ऐप के थ्रू सिर्फ $1 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। बिकॉज अनलाइक इंडिया, यूएस में फ्रैक्शनल शेयर्स मिलते हैं, मतलब एक पूरा शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप शेयर्स को इन पार्ट्स भी बाय कर सकते हो। और इसी के साथ साथ वेस्टेड के थ्रू आप फॉरेन मार्केट्स में SIP भी सेट कर सकते हो, जस्ट लाइक आप इंडिया में सेट करते हो। शुरू करना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस एक ईमेल से साइन अप करो, फिर आधार और पैन से KYC कंप्लीट करो, जिसमें हार्डली 2-3 मिनट लगते होंगे, और फिर आप किसी भी इंडियन बैंक से खुद को फंड कर सकते हो और सिर्फ 1 या 2 दिन में आपका अकाउंट एक्टिव भी हो जाएगा। NRIs के लिए भी ऑप्शन है थ्रू इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर। तो अगर आप भी ग्लोबल एक्सपोजर लेना चाहते हो तो वेस्टेड को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना, इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम वापस चलते हैं टॉपिक पे कि क्लॉड ने ऐसा एग्जैक्टली क्या डिफरेंट किया। देखो, क्लॉड मेड समथिंग नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। एंट्रोपी के फाउंडर्स ने एक सिंपल सवाल पूछा, देखो ह्यूमन रिव्यू करना एक्सपेंसिव है, स्लो है और स्केल करना फीजिबल नहीं है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से एआई खुद ही अपने आप को रिव्यू कर सके, और इसी का आंसर था कॉन्स्टिट्यूशनल एआई। अब सिंपल स्टेप में समझो कि ये चीज एक्जैक्टली कैसे काम करती है। स्टेप 1, एआई को एक कॉन्स्टिट्यूशन दी जाती है, एक सिंपल सी रूल बुक, जिसके अंदर लिखा रहता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज मैनिपुलेटिव है, क्या चीज नहीं है, क्या चीज अलाउड होनी चाहिए, क्या चीज अलाउड नहीं होनी चाहिए। ये रूल सिंपली रिटर्न होते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, डिबेट कर सकता है और फिर उसको इवेंचुअली चेंज भी किया जा सकता है। स्टेप 2, एआई कोई भी रिस्पॉन्स देता है और फिर वो खुद उस रिस्पॉन्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो जवाब दिया था वो शायद रूल नंबर 4 को वायलेट करता है। स्टेप 3, अगर रूल बुक का कोई भी लॉ वायलेट हुआ होता है तो एआई खुद जवाब को रीराइट करता है, तो जब भी कोई नया जवाब आता है उसे वापस जज किया जाता है, और ये लूप चलता रहता है जब तक जो रिस्पॉन्सेज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ढंग से अलाइन ना हो जाए। और फिर इसी के साथ साथ एक दूसरा एआई भी होता है जिसको बेसिकली कहते हैं जज एआई, जो दोनों वर्जन कंपेयर करता है और जो भी ऑप्शन बेटर लगता है उसे पिक करता है। इस पूरी प्रोसेस में कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी रेटर नहीं होता है, कोई भी बायसनेस नहीं होती है। एआई खुद अपने आप को ट्रेन करता है, खुद से आर्ग्यू करता है और खुद की एफिशिएंसी बढ़ाता रहता है। अगर सिंपल एग्जांपल से बताऊं, अगर तुम कोई भी प्रॉम्प्ट देते हो जैसे कि मुझे XYZ का पासवर्ड हैक करना है, तो रॉ एआई क्या होगा, हो सकता है वो पहली बार में लिखेगी भाई हैक कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बता दे, लेकिन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एआई उसको रोक देगा और बताएगा कि ये चीज वायलेट करती है इस पर्टिकुलर लॉ में, तो अगेन जो आंसर है वो रीड्राफ्ट होएगा और तब तक होगा जब तक ये रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइन ना करे। तो मे बी फाइनल आउटपुट कैसे आएगा, जो एआई होगा वो आपको बता देगा कि यार मैं आपको ये चीज नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप खुद की चीज या खुद का लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो आप इसको एक्जैक्टली कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बता सकता हूं। अब इसी के साथ अगर आप ये पर्टिकुलर ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ दिखा रहा है कि क्लॉड के यूजर्स कितने हैं वर्सेस ओपनएआई की, जेमिनी की, परप्लेक्सिटी के यूजर्स कितने हैं। ग्राफ देखने के बाद हम नोटिस करोगे जो क्लॉड के नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा कम है, और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए क्लॉड वालों ने बहुत ढंग से सोचा और उसके लिए मेजर्स भी लिए। देखो, ये जितने भी एआई होते हैं इसमें जो भी
भी शिफ्टिंग या माइग्रेशन कॉस्ट होता है ये बहुत ज्यादा होता है। आप इसको बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि आप एक कोई पर्टिकुलर टीचर से पढ़ते हो, उस टीचर को आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपके वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपको कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ मेहनत नहीं करनी है, कैसी चीजें सॉल्व करनी है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन अगर कल को आपको कोई बोलता है भाई देखो एक नए टीचर से पढ़ना है, तो उस पर्टिकुलर टीचर को कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि आप किस चीज में अच्छे हो, किस चीज में गंदे हो, आपको किस चीज में हेल्प चाहिए, किस में नहीं चाहिए। एआई के मामले में भी सेम होता है। जब भी आप कोई एक पर्टिकुलर एआई से बात कर रहे होते हो, उसके पास आपका सारा डेटा होता है कि आपको किस में हेल्प चाहिए, आप कौन हो, कैसे हो, हर एक चीज का डेटा होता है। लेकिन जब भी आप कोई एक नए एआई पे स्विच करते हो तो वो चीज बहुत ज्यादा हार्ड होती है, क्योंकि आपको A to Z हर चीज वापस एक्सप्लेन करनी पड़ती है। लेकिन फिर क्लॉड ने क्या किया, उन्होंने एक सिंपल सा मेमोरी फीचर डाल दिया और उन्होंने खुद की वेबसाइट पे एक प्रॉम्प्ट भी डाल दिया, जिसमें उन्होंने यूजर्स को कहा यार हमारी वेबसाइट पे आओ, ये प्रॉम्प्ट कॉपी करो, आप जो भी एआई यूज कर रहे हो, भले वो चैट जीपीटी हो, जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, वहां पे पेस्ट करो, वो पर्टिकुलर एआई आपको अपनी पूरी समरी दे देगा। आपको बस उस पूरी समरी को कॉपी करना है और हमारे मेमोरी वाले एरिया में पेस्ट कर देना है। और इसकी वजह से आपको क्लॉड को वापस स्क्रैच से ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी होगी। इससे ये हुआ कि ये फीचर वायरल जाने लगा, लोगों ने अपने दोस्तों को बताया और लोगों ने भी इसको ट्राई किया, क्योंकि जो फ्रिक्शन था एक एआई से दूसरे एआई मॉडल पे शिफ्ट करना, वो फ्रिक्शन क्लॉड ने खत्म कर दिया। और ये उनकी एक बहुत सक्सेसफुल टैक्टिक थी जो उन्होंने यूज किया बहुत सारे यूजर्स को एक्वायर करने के लिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी भी ये चीज नहीं समझ में आ रही यार, अगर क्लॉड के यूजर्स कम है तो वो ज्यादा पैसे कमा कैसे पा रहा है। तो देखो इसका मेन रीजन ये है कि जितने भी बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, एंटरप्राइजेस होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, ये लोग मोस्टली क्लॉड को प्रेफर करते हैं ओवर चैट जीपीटी या कोई भी दूसरा एआई। इसका मेन रीजन ये नहीं है कि जो क्लॉड है वो ज्यादा फास्ट है या ज्यादा बेटर रिस्पॉन्सेज देता है, नहीं। एंटरप्राइजेस की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, और यही है फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ओपन एआई एंड क्लॉड। जो ओपन एआई है वो स्पीड फर्स्ट प्रोग्राम की तरह से डिजाइन किया गया है, और दूसरी तरफ जो क्लॉड है वो सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। मतलब भले स्पीड थोड़ी स्लो होगी, लेकिन आपका डेटा एकदम सेफ होगा और सिक्योर होगा। और ये सारी चीजें मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज 2023 में सैमसंग के साथ एक ऐसा ही केस हुआ था, जहां पे सैमसंग के इंजीनियर्स चैट जीपीटी यूज कर रहे थे कोई इंटरनल काम के लिए, और उन्होंने गलती से अपना प्रोप्राइटरी सोर्स कोड, कंपनी का कॉन्फिडेंशियल सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया, और इस एक गलती की वजह से कंपनी का पूरा बिजनेस सेंसिटिव डेटा ओपन एआई के पास चला गया। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ओपन एआई का सिस्टम तब ये सारा डेटा अपनी ट्रेनिंग में यूज कर रहा था। मतलब सैमसंग का कॉन्फिडेंशियल कोड पोटेंशियली ओपन एआई के मॉडल का एक हिस्सा बन गया था। वो कोड जो कभी भी कॉम्पिटिटर्स के पास पहुंचना ही नहीं चाहिए था, वो चीज लिटरली ओपन में लीक हो गई, और इसी के बाद इमीडिएटली सैमसंग ने चैट जीपीटी को इंटरनली बैन कर दिया। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि चैट जीपीटी आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं प्राइमरीली एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है। वहीं पे दूसरी तरफ क्लॉड का जो अप्रोच है वो है एंटरप्राइज फर्स्ट, डेटा प्राइवेसी गारंटी करना, प्राइवेट डिप्लॉयमेंट के ऑप्शंस देना, और एंटरप्राइज के जितने भी कंप्लायंस है उन्हें ढंग से ओबे करना। और कि जितने भी बड़े बड़े एंटरप्राइजेस है, लॉ फर्म्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हो गए, डिफेंस के कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, हर जगह डेटा इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि जितने भी अंदर वाले यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं, ये थोड़ी स्लो स्पीड अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन डेटा का ब्रीच होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे टाइप के इंटरप्राइजेस ने क्लॉड चूज किया ओवर ओपन एआई। और अगेन ये सेम चीज हमें डेटा भी शो करती है। एंड्रोपिक के एंटरप्राइज कस्टमर्स एवरेज में अप्रोक्सीमेटली $1,20,000 देते हैं पर ईयर, वहीं पे ओपन एआई के जितने भी बिजनेस कस्टमर्स हैं ऑन एन एवरेज उसे $5,000 से $8,000 देते हैं पर ईयर। सेम इंडस्ट्री, लेकिन जो टिकट साइज है उसमें 15 से 20 गुना का डिफरेंस है। ये चीज हमें क्लियरली दिखाती है कि हो सकता है स्पीड से आपका प्रोडक्ट वायरल हो जाए, लेकिन ट्रस्ट वो चीज है जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चैट जीपीटी डेफिनेटली वायरल था, लेकिन क्लॉड बिजनेसेस के लिए इररिप्लेसेबल बन गया। तो फाइनली बात आती है, क्या चैट जीपीटी खत्म होने वाला है? चैट जीपीटी कुछ कर भी रहा है या नहीं? उसका सिंपल सा आंसर है यस। देखो चैट जीपीटी ने भी ये सारी चीजें रियलाइज कर ली है और अब वो हर एक चीज के लिए स्टेप्स ले रहा है। फॉर एग्जांपल ओपन एआई ने ऑलरेडी कोडेक्स लॉन्च कर चुका है जो क्लॉड कोड को टक्कर देगा। इसी के साथ साथ चैट जीपीटी भी एंटरप्राइज पुश कर रहा है, इंश्योर कर रहा है कि उनके जो सिस्टम्स है वो इंटरनली ऑपरेट हो पाए और जितने भी कंप्लायंसेस हैं उन्हें भी फॉलो कर पाए। और इसी के साथ साथ कंपनी ने फॉर प्रॉफिट रिस्ट्रक्चरिंग कर चुकी है। देखो ओपन एआई ओरिजिनली एक नॉन प्रॉफिट कंपनी था, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए एआई बनाने का बस एक मिशन, लेकिन फिर 2025 में उन्होंने फॉर प्रॉफिट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। और उसका रीजन बहुत ज्यादा सिंपल था, नॉन प्रॉफिट स्ट्रक्चर की वजह से वो उतना कैपिटल रेज नहीं कर पा रहे थे जितना उन्हें चाहिए था इस रेस में बने रहने के लिए। अगेन ये चीज कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, लेकिन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था, वरना फंड रेजिंग का इशू आ रहा था। तो अब हम फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। देखो चैट जीपीटी ने दुनिया को ये बताया कि एआई मास मार्केट में भी काम करता है, और दूसरी तरफ हमें क्लॉड ये चीज प्रूव करता है कि एआई सीरियस काम के लिए भी यूज हो सकता है और उस तरीके से काफी ज्यादा पैसे कमाए भी जा सकते हैं। अब बाकी चीजें आप मुझे बताओ, क्या आप चैट जीपीटी यूज करते हैं या क्लॉड या कोई और तीसरा ही एआई जिसके बारे में शायद मुझे और बाकी लोगों को नहीं बताओ? लेट मी नो इन द कमेंट्स। इसी के साथ साथ मैंने वेस्टेड का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो इसको प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो बस आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जेन्युइनली बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।